हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का यूनिट 4। यूनिट 4 जो है ना वो अपने में एक अलग से सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग मटेरियल मैनेजमेंट कवर करेंगे जो कि एक कोर्स ही माना जाता है कई कॉलेजेस के अंदर। और उसी के साथ हम मटेरियल मैनेजमेंट के साथ इन्वेंट्री कंट्रोल भी कवर करेंगे, क्योंकि इन्वेंट्री कंट्रोल जो है एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये आपने शायद कॉस्टिंग में भी करा होगा, फाइनेंस में भी करा होगा, मार्केटिंग में भी करा होगा। सो अब आप देखो कि ये यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है, बोथ फ्रॉम नॉलेज एज वेल एज मेरे ख्याल से मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू भी। हम इसके अंदर मटेरियल मैनेजमेंट करेंगे, इन्वेंट्री कंट्रोल करेंगे, ईओक्यू भी करेंगे। ईओक्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरा प्रैक्टिकल है, न्यूमेरिकल आता है इसमें से, और न्यूमेरिकल आपके कॉस्टिंग में भी आ जाता है और इसमें तो आता ही आता है। मैं आपको बहुत ही इजीली ईओक्यू समझा दूंगा। ईओक्यू का कोई भी क्वेश्चन आएगा मेरे समझाने के बाद, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर सकते हो। चलो फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर देव है, और अगर आपको इस पूरे प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी जानना, आप मेरे चैनल में जा सकते हैं। वहां पे आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा और उसके थ्रू आपको बहुत फायदा होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 4 प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मटेरियल मैनेजमेंट। एक्चुअली क्या होता है कि मटेरियल मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत पहले पढ़ाया जाता है। इनफैक्ट जब मैंने एमबीए करा था या जब मैं मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था, हमें उस समय ना मटेरियल मैनेजमेंट पढ़ाया जाता था, क्योंकि ये फर्स्ट फेज है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट का। उसके बाद धीरे धीरे करके दुनिया बढ़ती गई, कॉन्सेप्ट्स आते चले गए, रिसर्च होते चले गए, और फिर मटेरियल मैनेजमेंट धीरे धीरे करके कन्वर्ट हुआ प्रोडक्शन में, ऑपरेशंस में। अब ये सारी चीजें हम सप्लाई चेन में भी पढ़ लेते हैं। सो थोड़ा सा कर लेते हैं मटेरियल मैनेजमेंट, इसका होता क्या है, नेचर क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, क्या क्या एम है, ऑब्जेक्टिव्स है, सब कुछ हम लोग बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, डोंट वरी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट मटेरियल मैनेजमेंट। डेफिनेशन में अगर जाए, इट इज कंसर्न विद प्लानिंग। देखो, कोई भी अगर वर्ड मैनेजमेंट से आता है, वो चाहे मटेरियल मैनेजमेंट हो, सेल्स मैनेजमेंट हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो, कुछ वर्ड्स बहुत कॉमन होते हैं। आपके लिए वर्ड जो कॉमन होंगे वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, क्योंकि ये मैनेजमेंट के मेन वर्ड्स हैं। तो हमेशा डेफिनेशन से कभी मत घबराना, ये 3-4 वर्ड्स याद रखना और उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को आपको लेके आना। सो डेफिनेशन क्या कहता है? इट इज कंसर्न विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द इनिशियल परचेज थ्रू द इंटरनल ऑपरेशंस टू द सर्विस पॉइंट थ्रू ड्यूरेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग है। किसका कंट्रोल करता है? पूरे रॉ मटेरियल का। जो रॉ मटेरियल हम परचेज पॉइंट से लेके आते हैं और उसके बाद इंटरनल मूवमेंट होती है, इंटरनल एक जगह से दूसरी जगह जाती है, और फिर लास्ट में जहां पे उसको हम यूज करते हैं सर्विस पॉइंट में। सो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है मटेरियल मैनेजमेंट का। अब आप देखो मटेरियल मैनेजमेंट जैसे बताया कि बहुत सारे लोगों ने इस पे रिसर्च करा, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी। मैंने यहाँ पे 2 डेफिनेशंस रखे हैं। मटेरियल मैनेजमेंट इज अ साइंटिफिक टेक्निक कंसर्न विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग ऑफ फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम देयर इनिशियल परचेज टू द डेस्टिनेशन। सो ये अलग अलग डेफिनेशंस है। आप अपने बुक के हिसाब से देखो, अपने टीचर के हिसाब से देखो, जो भी डेफिनेशन लिखा है आप उसको यूज कर सकते हो, या तो इन दोनों को भी यूज कर सकते हो। ओके, डेफिनेशन के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम उस पर चलते हैं तो हमारे पास एम आ जाता है और पर्पस आ जाता है। देखो थोड़ा सा दोनों में फर्क है। एम की बात है कि हम एक्चुअली क्या हम लोग चाहते हैं। आपने सुना होगा गोल, एम, वो वाला एम है। सो एम क्या है? टू गेट द राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट कॉस्ट। सो एम ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट इज किसी भी हालत में हम जो भी मटेरियल आ रहा है उसकी जो हम मैनेजमेंट करने की बात कर रहे हैं वो राइट क्वालिटी ऑफर करे, सप्लाई जो हमारे पास आ रहा है वो क्वांटिटी राइट होना चाहिए, राइट टाइम पे आना चाहिए, जगह सही होनी चाहिए, और कॉस्टिंग भी कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉस्टिंग बढ़ जाए। सो दैट इज द एम ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। सिमिलरली पर्पस क्या है? एम तो चलो समझ में आ गया, बट उसका पर्पस क्या है मटेरियल मैनेजमेंट का? इनसे हो क्या रहा है? अगर वो राइट क्वालिटी अगर आ रहा है, राइट टाइम पे आ रहा है, राइट जगह पे आ रहा है, तो उससे फायदा क्या हो रहा है? वो पर्पस में आता है। पर्पस क्या है? टू गेन इकोनॉमी ऑफ परचेज। इकोनॉमी ऑफ परचेजिंग को हम इकोनॉमी ऑफ स्केल से भी बात कर सकते हैं। इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब है कि मेरे पास नेगोशिएशन पावर आ जाती है अगर मेरे पास बहुत बल्क में ऑर्डर है। देखो, अगर मेरे पास 2 ऑर्डर है तो मैं नेगोशिएट नहीं कर सकता, और मेरे पास 2 लाख का ऑर्डर है तो मैं बहुत ज्यादा नेगोशिएट कर सकता हूं। तो वो मुझे बताता है टू गेन द इकोनॉमी ऑफ परचेजिंग, टू सेटिस्फाई द डिमांड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रिप्लेनिशमेंट। हमारे पास डिमांड को हमें सेटिस्फाई करना है जब हमें
दोबारा से रिप्लेनिशमेंट का मतलब क्या होता है, दोबारा से मुझे स्टॉक को भरना है, दोबारा से मुझे स्टॉकिंग की जरूरत पड़ती है। अब मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, कोई एक चीज मेरी कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन पे चल रही है, टकाटक 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 चल रहा है, सडनली रॉ मटेरियल खत्म हो गया, अब क्या करोगे? तो यहां इशू आ गया ना, यहां पे बॉटलनेक आना शुरू हो जाएगा। मैंने आपको बताया था बॉटलनेक हो जाता है जब काम रुक जाता है, इन्वेंट्री बढ़नी शुरू हो जाती है। ऐसे में मटेरियल मैनेजमेंट अगर हम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं तो वो हमारे डिमांड के टाइम पे रिप्लेनिशमेंट जो है उसको प्रॉपर मैनेज करता है। नेक्स्ट है टू कैरी रिजर्व स्टॉक्स टू अवॉइड स्टॉक आउट। हमें ध्यान देना पड़ता है फोरकास्टिंग के थ्रू, डिमांड एनालिसिस के थ्रू, कि हमारा जो पूरा का पूरा जो मटेरियल मैनेजमेंट के जो स्टडी है उसमें प्रोडक्शन के अंदर स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए। अगर डिमांड ज्यादा आए तो ये मैनेज कर ले, डिमांड कम है तो भी ये मैनेज कर ले। नेक्स्ट पॉइंट जो है टू स्टेबलाइज फ्लक्चुएशन इन द कंजम्पशन एंड टू प्रोवाइड रीजनेबल लेवल ऑफ क्लाइंट सर्विसिंग। हालांकि मटेरियल मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा मार्केटिंग से लेना देना नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट तो कस्टमर्स के लिए बन रहे हैं। सो अगर प्रोडक्ट कस्टमर्स के लिए बन रहे हैं तो हमें रीजनेबल लेवल ऑफ क्लाइंट सर्विसिंग की भी बात होती है। कभी कभार क्या होता है, प्रोडक्ट्स वापस आ जाते हैं क्योंकि आपकी सर्विसिंग अच्छी नहीं हुई, कोई कोई प्रॉब्लम आ गई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर, जैसे गाड़ियों में प्रॉब्लम आती है, गाड़ियों को वापस लिया जाता है। कभी कभार आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, फोन्स होते हैं, कुछ इश्यूज आए थे तो आपको वापस लेना पड़ता है। ठीक है, वहां पे भी आपका जो पूरा फ्लो ऑफ मटेरियल है उसको ध्यान रखना पड़ता है। अगर कुछ चेंज करना है तो कैसे चेंज करोगे? अगर सामान ही नहीं है तो आप चेंज नहीं कर पाओगे, तो आप कस्टमर्स नहीं खुश होगा, और हमें पता है अगर कस्टमर खुश नहीं होगा तो ये जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ये सब बेकार हो जाएगा। सो ये 5 आप देखो पॉइंट्स होते हैं जो पर्पस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट है, और ये बहुत इजीली आप लोग लिख सकते हो। इसमें कोई भी क्वेश्चन आता है आप दोनों को मिला के आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। क्लियर? अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। देखो ऑब्जेक्टिव दो होते हैं, हमने जो अभी एम पढ़ा, हमने पर्पस पढ़ा, उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव होता है, और ऑब्जेक्टिव दो होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी मतलब जो मेन ऑब्जेक्टिव है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोडक्शन का या मटेरियल मैनेजमेंट का? मेन ऑब्जेक्टिव है सही प्राइस पे हमें ये मटेरियल मिलना चाहिए, टर्नओवर सही होना चाहिए, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट मेरी कम होनी चाहिए, मेरी स्टोरेज कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या प्रोक्योरमेंट कॉस्ट बढ़ रहा है, वो सारा मुझे प्राइमरी के अंदर आता है क्योंकि डायरेक्ट मेरे प्रोडक्शन को इंपैक्ट कर रहा है। कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा रॉ मटेरियल बंद हो गया और इधर से मेरी डिमांड पे आई जा रही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई होना चाहिए, कंसिस्टेंस इन क्वालिटी होना चाहिए, जो रॉ मटेरियल की क्वालिटी है वो खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल की क्वालिटी खराब होगी तो मैं जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूं वो भी खराब हो जाएगा। कस्टमर तो ये नहीं सुनेगा ना कि भाई मैंने तो प्रोडक्ट ठीक दिया है बट मेरा रॉ मटेरियल खराब था, उससे कस्टमर को कोई लेना देना नहीं। कस्टमर तो बोलेगा भी प्रोडक्ट आपने दिया, रॉ मटेरियल को चेक करने का काम भी आपका था। सो इन दैट केस रॉ मटेरियल की कंसिस्टेंसी होनी जरूरी है ताकि क्वालिटी अच्छी मिले। सप्लायर के साथ रिलेशन अच्छा मैनेज करना चाहिए, एम्प्लॉइज के साथ अच्छा रिलेशन मैनेज करना चाहिए, और जो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो एक फीडबैक सिस्टम है या इंफॉर्मेशन सिस्टम है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जो इंफॉर्मेशन जाते हैं वो एक प्रॉपर होना चाहिए। तो ये हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है मटेरियल मैनेजमेंट के। मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है, वहां पे डेफिनेशन था, हम लोग उसमें प्लानिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, और हम किस चीज की करते हैं, हम फ्लो ऑफ मटेरियल की करते हैं, राइट। और ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। बट इसके साथ साथ ना कुछ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स भी है जो कि डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करता प्रोडक्शन को, बट वो जरूर इंपैक्ट करता है। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट में फोरकास्टिंग। कोई भी प्रोडक्शन यूनिट बिना फोरकास्टिंग के कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। फोरकास्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर एनी प्रोडक्शन यूनिट, क्योंकि जब तक मैं डिमांड को फोरकास्ट नहीं कर रहा, जब तक मैं मार्केट को फोरकास्ट नहीं कर रहा, जब तक मैं ये नहीं पता कर रहा कि किस समय कितनी डिमांड होगी, तब तक मेरे लिए सब कुछ बेकार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिवाली में हम लोग घरों में वॉशिंग मशीन से लेके, कार से लेके, मोबाइल से लेके, पता नहीं क्या क्या नई चीजें लेते हैं। घर में कोई भी नई चीज होती है ना, हम लोग कोशिश करते हैं उसको हम दिवाली में लेके आए। इसका क्या मतलब है कि हर कंपनी जो भी चीज प्रोड्यूस कर रही है वो दिवाली पे अपना स्टॉक मैक्सिमम मेंटेन करना चाहती है, राइट। अब अगर मुझे ये नहीं पता कि मेरा प्रोडक्ट दिवाली पे कितना बिक सकता है, कितना मैं फोरकास्ट कर रहा हूं, कितने मेरे जो डीलर्स है उन्होंने मुझे डिमांड दिया है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सेकेंडरी में फोरकास्टिंग बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये प्राइमरी नहीं है बट कितना बनेगा वो तो मुझे पता करना चाहिए ना, इसलिए वो सेकेंडरी है। इंटर डिपार्टमेंटल हार्मनी, भाई आपकी मार्केटिंग के साथ, आपकी फाइनेंस के साथ, आपके आपस में अकाउंट्स के साथ
एक जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होना जरूरी है। इनफैक्ट अगर प्राइमरी में भी देखो उसमें भी आया हुआ कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, मतलब एम्प्लॉय के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए और इसमें इंटर डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप अच्छा चाहिए। आपको कोई चीज चाहिए और अकाउंट्स उसको अलाउ नहीं कर रहा, या फाइनेंस उसको अलाउ नहीं कर रहा, या टाइमली अलाउ नहीं कर रहा, आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपका कोई प्रोडक्ट लेट हो रहा है, आप बताना चाहते हो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को यार मेरा ये प्रोडक्ट लेट हो रहा है, थोड़ा कस्टमर से बात करके रखो। ठीक है, अगर मार्केटिंग वाला नहीं आपकी बात सुनेगा तो इश्यू आ जाएगा। सो ऐसे में जरूरी ये है कि जो जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं सारे एक तरीके से बहुत ही सिंक्रोनाइज मैनर में, बहुत ही कंट्रोल तरीके से, गुड कम्युनिकेशन के साथ, अच्छे सिंक्रोनाइजेशन के साथ इनको काम करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन की। देखो सेकेंडरी में एक और इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन एक अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर मैं प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज नहीं कर रहा हूं कि प्रोडक्ट में जो चाहिए उसकी जो क्वालिटी मेजर्स हैं, जो कस्टमर को हम लोगों ने देने का वादा किया है, जो भी कस्टमर स्पेसिफिकेशंस है, उनको मुझे स्टैंडर्डाइज करना बहुत जरूरी है। ये प्राइमरी नहीं है बट ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। सो सेकेंडरी में स्टैंडर्डाइजेशन मतलब प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक और बाय डिसीजन, देखो ये जो मेक और बाय डिसीजन है ना, इसके ऊपर बहुत किताबें लिखी हुई है और हमारे पास पढ़ने के लिए शायद कुछ मिनट है। इसको मैं ऐसे समझा देता हूं, आपके पास एक ऑप्शन आया, ऑप्शन में आपको कुछ बनाना है। अब आपके पास एक जो ऑप्शन ये है कि या तो आप उसको खुद प्रोड्यूस करो, राइट, या फिर आप उसको कहीं से खरीद के अपना लेबल लगा के आप बेच सकते हैं, जिसको हम व्हाइट लेबल गुड्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मतलब बहुत सिंपल से एक एग्जाम्पल आपको दूं, मेक और बाय के अंदर जो ये डिसीजंस होते हैं कि जैसे रेनॉल्ट की जो गाड़ी है और निशान की जो गाड़ी है, दोनों एक ही फैक्ट्री से निकलते हैं। निशान के ही फैक्ट्री से रेनॉ की भी गाड़ियां निकलती है, विच मीन्स क्या है कि जो रेनॉ है उसने पहले ये सोचा कि क्या मैं कारों की मैन्युफैक्चरिंग में एंटर करूं या मैं मार्केटिंग तक ही अपने आप को लिमिट करूं। अगर मैं मार्केटिंग तक लिमिट कर रहा हूं तो आई नीड द कार। सो उन्होंने कार के लिए उन्होंने निशान से बात करी। निशान जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां से निशान की अपनी भी गाड़ियां निकलती हैं, और क्योंकि निशान के पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि वो रेनॉ की कार्स भी मैन्युफैक्चर करके रेनॉ को वो देता है। आप देखो, अगर आप थोड़ा सा याद करो, डस्टर एक बहुत बेहतरीन गाड़ी थी रेनॉ की, उसी के पैरेलल टेरेनो करके एक गाड़ी थी, दोनों बिल्कुल सेम थे। पल्स, माइक्रा, ऑलमोस्ट सेम गाड़ियां थी। क्यों? क्योंकि एक ही जगह से आ रही थी। ठीक है ना। तो ऐसे जब हम मेक और बाय डिसीजन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कॉस्ट के हिसाब से भी, और काफी सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। आपके पास टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, लेबर है कि नहीं है, रॉ मटेरियल है कि नहीं है, और उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं है। तो ये डिसीजन भी सेकेंडरी है कि बनाना है खुद या खरीदना है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो वो आ रहा है न्यू मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स। हम नई क्या चीज ऐड करना चाहते हैं जो प्रोडक्शन में चल रहा है, क्या उसके साथ कोई हम सब्सिडरी प्रोडक्ट्स या सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स भी हम ऐड करना चाहते हैं, वो सारी चीजें भी एक सेकेंडरी डिसीजन मेकिंग होता है। फेवरेबल रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ये देखो अगेन एक रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है कि हम वेंडर्स के साथ जैसा रिलेशनशिप में एंटर करेंगे, वेंडर्स भी हमें वैसे ही हमारे साथ बिहेव करेंगे। अगर कभी प्रॉब्लम आई और हमने वेंडर्स को सपोर्ट करा, तो जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम आएगी तो वेंडर्स भी हमें सपोर्ट करेंगे। हमें एकदम से कोई नई चीजों की जरूरत है, एकदम से हमें कुछ क्रेडिट्स की जरूरत है, एकदम से हमें कोई ज्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ जाए, तो अगर मेरा रिलेशनशिप वेंडर के साथ अच्छा नहीं है तो आगे जाके दिक्कत आएगी। ये सारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स नहीं, सो ये सारे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स है। आई होप आपको मटेरियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, डेफिनेशंस, एम, पर्पस सब क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं कि नीड क्या है, मटेरियल मैनेजमेंट की नीड क्या है। देखो नीड और पर्पस ऑलमोस्ट सेम है, आप दोनों को इंटरचेंज करके भी आप लिख सकते हो। अब किसी भी ऑपरेशंस मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसका मेन जो नीड होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉस्ट कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो to have adequate material in hand to pay the lowest possible price consistent with quality and value requirement for purchase material, minimize the inventory investment and to operate efficiency। चारों को अगर देखोगे तो चारों जो बात करता है वो कॉस्ट की ही बात करता है। जब हम बात करें एडुकेट मटेरियल हाथ में होना चाहिए, एडुकेट मटेरियल हाथ में होने का मतलब है कि अगर कभी डिमांड में फ्लक्चुएशन आए, जैसे हमने पहले भी देखा था कि सेकेंडरी में डिमांड फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, अगर कभी डिमांड में फ्लक्चुएशन आता है तो उसको आपको मैनेज करना आना चाहिए। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नीड है। सेकेंड है टू पे द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस,
जितना हो सकता है हमें निगोशिएट करना चाहिए, हमें इकोनॉमी ऑफ स्केल पे खेलना चाहिए और हमें जितना हो सकता है लीस्ट मटेरियल कॉस्ट रखना चाहिए विद द सेम क्वालिटी। हमें क्वालिटी कम नहीं करना, मतलब मटेरियल की प्राइस कम करो जितना हो सकता है, क्वालिटी हमें कम नहीं करना। अगेन अनदर कॉस्ट फंक्शन। थर्ड बात करें, मिनिमाइज द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। हमने बहुत बात इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के ऊपर और आगे भी करेंगे। ईओक्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। हमें जितना भी हो सकता है इन्वेंट्री को कम रखना है। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जेआईटी एक कॉन्सेप्ट है शुरू में, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब है जीरो इन्वेंट्री। टोयोटा जो है वो जीरो इन्वेंट्री पे काम करता है। कैसे अचीव करता है वो हम जरूर पढ़ेंगे। सो इन्वेंट्री की कॉस्ट भी कम करना नीड है मटेरियल मैनेजमेंट की। लास्ट इज टू ऑपरेट एफिशिएंटली। अगर हम इन सब चीजों में काम कर रहे हैं तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी का मतलब होता है मेरी कॉस्ट कम होगा, मेरा टाइम कम लगेगा। ये जो क्वांटिटेटिव चीजें होती है ना, वो एफिशिएंसी को कंट्रीब्यूट करती है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। देखो एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट मतलब मटेरियल मैनेजमेंट के लिए, मैनेज करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी। आपको एक तो डिमांड एस्टिमेशन की जरूरत होगी। जब तक आपको यही नहीं पता कि कितना मुझे बनाना है, क्या बनाना है, कितना बनाना है, कहां पहुंचाना है, आप निगोशिएट कैसे करोगे रॉ मटेरियल के लिए। आपको वेंडर्स के चाहिए होंगे ना कि वो नेगोशिएट करें, कैसे करेंगे, तो मुझे डिमांड एस्टिमेशन चाहिए होता है। आइडेंटिफाई द नीडेड आइटम, भाई कौन कौन से आइटम की पहले जरूरत है, बाद में जरूरत है, टोटल टोटल कितने आइटम्स की जरूरत है। ये सारी चीजें भी एक एलिमेंट होती है हमारे मटेरियल मैनेजमेंट की। कैलकुलेट फ्रॉम द ट्रेंड्स, कंजम्पशन ड्यूरिंग फर्स्ट लास्ट ईयर, 2 साल पहले, 3 साल पहले, हम जो ट्रेंड्स गए हम ट्रेंड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डिमांड को जो एस्टिमेट है वो हम ट्रेंड से भी कर सकते हैं। हम ये भी देखते हैं कि ट्रेंड के थ्रू कैसा चल रहा है, क्या कोई मतलब रेगुलर चेंज है, क्या कोई ड्रास्टिक चेंज है। तो ये जो सारी चीजें ये इंपॉर्टेंट है मटेरियल मैनेजमेंट के हिसाब से, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल को आगे ऑर्डर करना है। सेम रिव्यू विद रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। अब हमारे पास रिसोर्सेज का कंस्ट्रेन है, मेरे पास लाइट का कंस्ट्रेन हो सकता है, लेबर का कंस्ट्रेन हो सकता है, आवर्स के कंस्ट्रेन हो सकते हैं, मशीन के कंस्ट्रेन हो सकते हैं। तो ये भी मुझे पता होना चाहिए कि मेरे क्या कंस्ट्रेंट्स है, उसके बाद मैं मेन प्रोडक्शन में एंटर करूंगा। क्लियर? तो मटेरियल मैनेजमेंट के हम अगर लास्ट टॉपिक पे देखें तो वो है मेरे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। मतलब कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं मटेरियल मैनेजमेंट के, ये हर बुक पढ़ाता है, ये बहुत फेमस प्रिंसिपल्स है मटेरियल मैनेजमेंट के। इसके ऊपर आप पे भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको हो सकता है सारे रटना भी पड़े और उस बेसिस पे आपको आंसर्स भी लिखना पड़े। इसमें टोटल 7 होते हैं। मैंने 2 चीजों को इकट्ठा कर दिया, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट परचेजिंग मेथड को इकट्ठा करके मैंने 6 करा है। सो पहला होता है इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। जो हम सुपरविजन की बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं, उसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, अगेन मैनेजमेंट का पार्ट है। ये सारी चीजें आ जाती है। हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफिंग मतलब एचआर की बात आ जाती है कि कौन कौन से लोग उस पर काम करेंगे, डायरेक्टिंग हम डायरेक्शंस देते हैं, सुपरवाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, चीजों को हम मेक श्योर करते हैं कि जो हमने सोचा है, जिस टाइम पे सोचा है, जितना क्वालिटी का सोचा वो उसी हिसाब से निकले। रिपोर्टिंग करते हैं, अगर कहीं पे कुछ ऊपर नीचे है तो उसको रिपोर्ट करना होता है। और बजटिंग, हमें पैसों का भी प्लान करना पड़ता है कि कितना खर्च हो रहा है। अगर ऐसा तो नहीं खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है तो उस हिसाब से हमें गियर चेंज करना पड़ता है, हमें डिसीजंस में भी चेंजेस लाने पड़ते हैं। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट परचेज मेथड्स, जो मेथड्स होते हैं वो इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब क्वालिटेटिव होना चाहिए, और एफिशिएंट होना चाहिए, मतलब कि थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, राइट। उसके बाद आता है स्किलफुल एंड हार्ड पॉइज नेगोशिएशन। जितना हो सके आप उतना ज्यादा अच्छी तरीके से नेगोशिएट करिए, बिना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करें। और देखो नेगोशिएट आप तभी अच्छा कर पाओगे जब आपके पास बल्क ऑर्डर की डिमांड हो। अगर आपके बल्क ऑर्डर की डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, तब आप बहुत बेहतरीन तरीके से नेगोशिएट कर सकते हो। इसको हम इकोनॉमी ऑफ स्केल भी कहते हैं, राइट। उसके बाद आता है मस्ट नॉट इंक्रीज द अदर कॉस्ट। अब ऐसा नहीं है कि नेगोशिएशन में मैंने कोई एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को कम करने के चक्कर में मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो गया या मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गया, उस पर्टिकुलर आइटम के लिए मुझे शायद मशीन दूसरी लानी पड़ रही, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। लेबर की ट्रेनिंग एक्स्ट्रा होगी, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। सो विल हैव टू मेक श्योर कि जो मेरा अदर कॉस्ट है वो कम रहे। एंड सिंपल इन्वेंट्री कंट्रोल में प्रोग्राम। इन्वेंट्री को हमें बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करना पड़ता है। इन्वेंट्री जो है ना एक बहुत ही अलग दुनिया है इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट। जितना हो पाएगा मैं आपको यहाँ पे जरूर समझाऊंगा। मैं मिस कर गया था एक चीज बताना कि जो 4th पॉइंट है वो शुड बी सिंपल एंड टू हैंडल। इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा
कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, आपका जो सिस्टम पूरा मटेरियल मैनेजमेंट का पूरा जो सिस्टम है वो आपका कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, वो बहुत सिंपल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग मतलब एक साथ चीजों में आ गए हैं, कोई यहाँ पे कंफ्यूज है, कोई दूसरी जगह कंफ्यूज है। सो प्रॉपर तरीके से मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर मैनेजमेंट में ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा लोग लगते हैं, कोई इश्यू नहीं है, आप खर्चा करिए उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि आपका जो एंड प्रोडक्ट है वो बहुत बेहतरीन तरीके से निकलना चाहिए, बहुत सस्ते में निकलना चाहिए, ताकि कस्टमर उसको एक्सेप्ट करे, रीपरचेज करे और कॉम्पिटिटर आपसे जले। तो अगर आपको कॉम्पिटिटर को जलाना है तो ये जितने भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इनको हमें ध्यान में रखना ही पड़े। अब हम एंटर करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे। मैंने आपको बताया था ना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक अलग दुनिया है। देखो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्टिंग में भी पढ़ाया जाता है, मार्केटिंग में भी हम पढ़ते हैं, सप्लाई चेन में पढ़ते हैं और ऑपरेशन मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, और अलग से भी पढ़ते हैं। कई ऐसे जगह देखेंगे जहां पे सिर्फ लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, मतलब किस तरीके से इन्वेंट्री को हम कंट्रोल कर सके, इन्वेंट्री को हम कम रख सके, हम उसको कॉस्ट इफेक्टिव रख सके। देखो, आप उसको ऐसे समझो, अगर मेरा जो प्रोडक्ट है वो वेजिटेबल है या कोई पेरिशेबल प्रोडक्ट है, ठीक है ना, मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे मेरे इन्वेंट्री में मुझे कोल्ड स्टोरेज चाहिए होगा, मेरी इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ रही है, राइट। अगर मेरा कोई जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, मतलब टूटने का डर है, तो मुझे उतना ही ध्यान से चीजों को रखना पड़ेगा, राइट। सो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं और अलग अलग इन्वेंट्री के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर मेरा इन्वेंट्री बढ़ता चला जा रहा है, मेरी कॉस्टिंग बहुत बढ़ रही है, कैसे? रेंट बढ़ रहा है, जो लोग काम कर रहे हैं वहां पे इन्वेंट्री को संभालने के लिए, गार्ड्स हो या कोई और हो, उनका पैसा बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, मेरा इंश्योरेंस कॉस्ट है, मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो विद इन मैं फैक्ट्री ट्रांसपोर्ट करूंगा, मेरे पिल्फरेजेस हो सकते हैं, चोरियां हो सकते हैं, मुझे वो चीजें भी रोकनी होंगी, सीसीटीवी लगाना पड़ेगा, लाइटिंग करनी पड़ेगी, अगर कोई खाने की चीज है तो मुझे कोल्ड स्टोरेज लगाना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि कीड़े मकोड़े चूहे वगैरह ना आए, पता नहीं कितना कुछ करना पड़ता है। हमें लगता है कि जो सामान हमारे पास आ गया, हमने कभी सोचा नहीं कि इन्वेंट्री के ऊपर इतना काम होता है, पर होता है। और आप सोचो, अगर मैं एक एग्जांपल कार की लूं, क्या आप सोच सकते हो कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बात करे जीरो इन्वेंट्री की? नहीं सोच सकते ना। बट यस, टोयोटा वर्क्स ऑन जीरो इन्वेंट्री, जिसको हम कहते हैं JIT, जस्ट इन टाइम। मतलब टोयोटा क्या करता है, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी फोरकास्टिंग पे कमांड रखता है। मतलब सारे डीलर से बात करेगा, आपका पूरा का पूरा इकोनॉमिक कंडीशंस देखेगा, मार्केट देखेगा, वर्ल्ड मार्केट देखता है वो, और उसके हिसाब से वो एक एस्टिमेशन लेके आता है। उस एस्टिमेशन के हिसाब से जब वो एस्टिमेशन पास हो जाता है, फिर वो शुरू करते हैं अपना सारा सोर्सिंग करना, एंड दे एक्चुअली वर्क ऑन जीरो इन्वेंट्री, जिसको हम जस्ट इन टाइम भी कहते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक पार्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल। इट मीन्स स्टॉकिंग एडिक्वेट नंबर्स एंड काइंड ऑफ स्टोर्स सो दैट द मटेरियल्स आर अवेलेबल व्हेनेवर रिक्वायर्ड एंड wherever required. Scientific inventory control result is optimum balance। मतलब इन्वेंट्री को कंट्रोल करना एक अपने में सिस्टम है, मैकेनिज्म है, एक अपने में अलग तरीके का ऑपरेशंस मैनेजमेंट का एक पार्ट है, जिसमें हमें ध्यान रखना है कि इन्वेंट्री को उतना ही रखें जितनी जरूरत है, ना ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। तो जितना मैं इन्वेंट्री कॉस्ट को कम रखूंगा, मेरा वो डायरेक्ट कॉस्ट जो है, मेरे जो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कम करता है, और जैसे ही मैंने उस प्राइस को कम करा, मेरे मार्जिन बढ़ जाते हैं, मतलब मेरे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हैं। या तो मैं अपने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकता हूं एज ए कंपनी, या फिर मैं उस प्रॉफिट मार्जिन में से कुछ एक पार्ट मैं कस्टमर्स को फायदा दे सकता हूं। देखो, बहुत सिंपल एग्जांपल अगर आप देखो, जो आईफोन है, आईफोन आपको पिछले कई सालों से जब वो लॉन्च होता है ना, 79,000 पे लॉन्च होता है, ठीक है, उसके बाद वो कुछ 3-4 हजार का डिस्काउंट दे देते हैं, उसके बाद वो लोग क्रेडिट कार्ड के कैशबैक दे देते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 72,000 का आता है। मैं कई सालों से रेगुलर जो भी आईफोन खरीदा है हमने अपने घर में, हम लोग 72,000 का खरीद रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैंने किसी को रिकमेंड भी करा है तो वो भी अप्रोक्सीमेटली 72,000 का खरीद पा रहे विद ऑल दी बेनिफिट्स लगाने के बाद। मैंने इस बारी आईफोन 16 66,000 में खरीदा। मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे कम करा, बट अगर आप ध्यान दो, पिछले कुछ सालों से आईफोन के रेट्स में कम आ रहे हैं। व्हाई? बिकॉज नाउ दीज थिंग्स आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अगर आप चीजों को इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हो, इंडियनाइज तरीके से कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कॉस्टिंग कम होगी, आपकी हर चीज कम होगी, इन्वेंट्री से लेके जो आपका सामान लग रहा है उसके ऊपर ड्यूटी से लेके टैक्स बेनिफिट से लेके सब चीजें कम करती है। बट हमें इन्वेंट्री को नहीं भूलना है। सो जैसी इन्वेंट्री कॉस्ट कम आती है, अब फायदा क्या है, या तो आप उसको एब्जॉर्ब कर जाओ, आप प्रॉफिट बना लो,
या आप कस्टमर को पास ऑन कर दो। इस केस में, आईफोन के केस में उन लोगों ने कस्टमर पे पास ऑन करा तो कस्टमर भी खुश है। क्लियर? तो ये डिसीजंस लेने पड़ते हैं और इन्वेंट्री के कंट्रोल मैकेनिज्म इन डिसीजंस को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। राइट? अब आप देखो यहां पे लिखा फंक्शंस क्या। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट कंट्रोल के फंक्शंस क्या है? ठीक है, उसके अंदर आता है टू प्रोवाइड मैक्सिमम सप्लाई सर्विस कंसिस्टेंट विद मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट। मतलब एक कम इन्वेस्टमेंट पे राइट क्वालिटी का सामान राइट जगह पे राइट टाइम पे पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो हमारा फंक्शन ही ये है, इन्वेंट्री कंट्रोल का फंक्शन ही है कि ये सारी चीजें मुझे कंट्रोल में रखना है। मेरा इन्वेंट्री बढ़ना नहीं चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, कॉस्ट बढ़नी नहीं चाहिए, कम हो जाए चलेगा, टाइम बढ़ना नहीं चाहिए, कम हो जाए अच्छी बात है। तो ये सारा फंक्शन है। देन जो सेकंड है तो प्रोवाइड क्वेश्चन बिटवीन द फोरकास्टेड एंड एक्चुअल डिमांड फॉर मटेरियल। कभी कभार फोरकास्टिंग हमारी कम हो जाती है और डिमांड ज्यादा आ जाती है, मुझे एकदम से चीजें बढ़ानी पड़ती है। अगर आपके वेंडर के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं जो आपको रॉ मटेरियल दे रहे हैं, आपके पास इतना जगह है, इतनी एफिशिएंसी है आपके एम्प्लॉइज के अंदर, तो आप ज्यादा डिमांड को भी आप कंपनसेट कर जाओगे, मतलब आप प्रोडक्ट बना के दे दोगे। या कई बार क्या होता है डिमांड ही कम आ गई, अगेन अगर डिमांड कम आ गई तो आपको उसको रोकना भी है। आपके पास इतनी जगह होनी चाहिए इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए, उसको आप रोक सको या उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सको, या आप अपने वेंडर से बात कर सको कि इस महीने शायद मुझे रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको रोक लो। तो ये जो सारी चीजें, ये सारा मेन फंक्शन ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल है। अब ना मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो मुझे नहीं पता आपके कोर्सेज में कवर होता है नहीं होता है, ये हम लोग ज्यादातर एमबीए में कवर करते हैं और हो सकता है टीचर आपको किसी तरीके से बताए भी। ये होती है तीन चीजें, इसको हम बोलते हैं मेक टू स्टॉक, मेक टू ऑर्डर और कॉन्फ़िगर टू ऑर्डर। तो ये आपको थोड़ा समझना जरूरी है इन्वेंट्री की तरफ से, तो इजी हो जाएगा आपको ना पूरा प्रोडक्शन यूनिट को समझने के लिए। देखो ये जो आप देख रहे हो ना, जो आप पूरा डायग्राम देख रहे हो, इसमें देखो दो तीन चीजें हैं। हम ऑर्डर डिलीवरी लीड टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इट इज टाइम टेकन टू कंप्लीट ऑल एक्टिविटीज फ्रॉम ऑर्डर टू डिलीवरी। अब ये एक सोर्स होता है, कंपोनेंट्स बनाने का होता है, असेंबली होती है, डिलीवरी होती है। डिलीवरी मतलब यहां पे एक्चुअली में कस्टमर है, यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे कस्टमर है। अब आप देखो कुछ प्रोडक्ट्स सोचो, मैं आपको तीन प्रोडक्ट्स बताता हूं। पहला प्रोडक्ट है साबुन, जिसको हम एफएमसीजी प्रोडक्ट बोलते हैं। साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गए, मोबाइल्स भी हम ले सकते हैं, हो गए लैपटॉप। इनका हम क्या करते हैं, हम स्टोर पे जाते हैं, पैसा देते हैं और हमारे पास ओनरशिप आ जाती है। ठीक है ना? जैसे ही हमारे पास ओनरशिप आती है, हम लोग सीधा बोलते हैं कि हमने स्टॉक अवेलेबल था और वहां से हमने खरीद लिया। ओनरशिप हमारी हो जाती है और ओनरशिप होने से हम लोग खरीद लेते हैं। अब आप देखो जो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर रहे हैं कस्टमर ऑर्डर। अगर कस्टमर ने ऑर्डर दिया और वहीं पे कस्टमर को प्रोडक्ट मिल गया, इसका मतलब है कि कस्टमर वहीं पे ओनर बन गया उस प्रोडक्ट का। और ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं एमटीएस, मेक टू स्टॉक। मतलब हम लोग प्रोडक्शन करते रहते हैं और हम लोग रिटेलर्स पे, डिस्ट्रीब्यूटर्स पे, शॉप्स पे हम देखते रहते हैं, हम जाते हैं और वहां से हम पिक करके पैसे देके ला सकते हैं। तो साबुन, टूथपेस्ट, मोबाइल, ये सारी जो चीजें हैं वो हम यहाँ पे लेते हैं। दिस इज मेक टू स्टॉक। और देखो मेक टू स्टॉक जो होती है ना, पुश स्ट्रैटेजी होती है। मार्केटिंग में भी आपने पढ़ा होगा पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी। ये पुश स्ट्रैटेजी होती है, बहुत ज्यादा डिमांड फोरकास्टिंग पे काम करता है, बहुत ज्यादा फोरकास्टिंग मेथड्स इसके अंदर लगते हैं। सो दिस इज मेक टू स्टॉक। आप कभी सूट बनाने गए हैं, जब आप सूट बनाने जाते हो, सूट का मतलब जैसे मैंने ये कोट पहना हुआ, अब जब शादी में किसी भी फंक्शन के लिए अगर आप सूट बनाना है, आपको अपने साइज के हिसाब से बनाना है, आप मार्केट से नहीं खरीद रहे, इन दैट केस आप टेलर के पास जाओगे और टेलर वहां से ही शुरू करेगा बनाना। वो आपको कपड़े की बात करेगा, डिजाइन की बात करेगा, बटन्स की बात करेगा, कट्स की बात करेगा, शोल्डर्स की बात करेगा, हजार बातें करेगा। विच मीन्स कि आप यहां से शुरू करते हो। तो कस्टमर ऑर्डर जहां पे दे रहा है वहां से सोर्सिंग शुरू हो रही है। पहले केस में क्या था कि आप सीधा यहां आके पिक कर रहे हैं, एज ए कस्टमर डायरेक्ट पिक हो रहे हैं, यहां से शुरू हो रहे हैं। राइट? तो कस्टमर ऑर्डर दे रहा है, कंपोनेंट्स बनेगा, असेंबल होगा, डिलीवरी होगी, इसको हम मेक टू ऑर्डर कहते हैं। मेक टू ऑर्डर जो है ये वॉल्यूम कम होते हैं इसके, हम लोगों ने ये पढ़ा था, ये जॉब शॉप वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। प्लस मेक टू ऑर्डर जो होती है पुल स्ट्रैटेजी होती है, ये पुश नहीं होती। तो पहला वाला पुश होता है, ये वाला पुल होता है। इन बिटवीन एक और है, ठीक है ना, सबवे। आप सबवे में अगर जाते हैं, आपको ऑफर दिया था कि आपको बन कौन सा चाहिए, आपको सब्जी कौन सी चाहिए, आपको आलू पैटी चाहिए, आपको पनीर का चाहिए, आपको नॉन वेज में चाहिए, क्या चाहिए,
आप उस हिसाब से उनको बताते हैं। ऐसा नहीं कि सारी चीजें उसी वक्त बना रहे हैं, या ऐसा भी नहीं सारी चीजें बनी हुई है बिल्कुल रेडी, नहीं। आप जाते हैं, ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर के टाइम पे वो असेंबल करते हैं और वो आपको सामान दे देते हैं। एक और जो बेस्ट एग्जांपल है इसका, वो है डेल कंप्यूटर, डेल लैपटॉप्स। देखो डेल लैपटॉप्स आजकल दुकानों में मिलते हैं, पहले नहीं मिलते थे। अगर आप डेल की हिस्ट्री में जाओगे, डेल ने स्टार्ट ही कंप्यूटर का ऐसा करना शुरू करा था कि वो कॉन्फ़िगर्ड करके देते थे। हम फोन पे ऑर्डर लेते थे, वो फोन पे ऑर्डर लेके जो आपको चाहिए वो कॉन्फ़िगर करके देते हैं। आज भी जो डेल डायरेक्ट बोला जाता है, जिसमें कि डेल डायरेक्ट में आप ऑनलाइन जा सकते हैं, आप चूज कर सकते हैं आपको रैम कितना चाहिए, आपको हार्ड डिस्क कितनी चाहिए, आपको स्क्रीन कौन सा चाहिए, आपको क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप सारा सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद डेल वाले क्या करते हैं, उसको कॉन्फ़िगर करते हैं और उसके बाद वो आपको भेजते हैं। यहां पे हर चीज लेटेस्ट होती है। अगर आप कोई भी चीज किसी शोरूम से ले रहे हैं, हमें लगता है सब कुछ लेटेस्ट है, बट वो फिर भी 2-3 महीने पुराना होता है, क्योंकि डेल डायरेक्ट में ओरिजिनल चीजें हैं और वो सब दे रहे हैं। जो आप स्टोर से ले रहे हैं, ऐसे नहीं कि वो ओरिजिनल नहीं, वो भी ओरिजिनल है, बट वो शिफ्ट हुए, वो करीब 2 महीने 3 महीने पहले शिफ्ट हुआ, और आपको वही लेना है जो पैकेट में है। आप उसको कस्टमाइज नहीं करा सकते, बट डेल डायरेक्ट से आप कस्टमाइज करा सकते हैं। ये जो तीसरा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आता है हमारा सीटीओ में, मतलब कॉन्फ़िगर टू ऑर्डर। यहां पे क्या होता है कि सोर्सिंग और कंपोनेंट्स ऑलरेडी तैयार है, जब आप ऑर्डर देते हैं तब वो असेंबली करना शुरू करते हैं और आपको डिलीवर कर देते हैं। तो ये जो 3 कॉन्सेप्ट है, एमटीएस, एमटीओ और सीटीओ, थोड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। मुझे नहीं पता कब ये कवर होते हैं आपके में, बट आपके लिए जानना जरूरी है टू अंडरस्टैंड दी इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेटर। ओके, तो अब आप लोग एक काम करो, कॉपी पेन लो और लेके आप बैठो, क्योंकि अब जो मैं कराने वाला हूँ पूरा न्यूमेरिकल है। ये ईओक्यू का न्यूमेरिकल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, ये इन्वेंट्री में तो हम पढ़ ही रहे, हम लोग करेंगे इसको। ये आप लोग कॉस्टिंग में भी पढ़ सकते हो, फाइनेंस में भी पढ़ सकते हो, मार्केटिंग में, सप्लाई चेन में, काफी जगह पे इसको पढ़ सकते हो। इनफैक्ट अगर आप आगे जाके सोच रहे हो एमकॉम या एमबीए करने का, वहां पे भी ईओक्यू आएगा, और ईओक्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी बच्चे इसको समझ नहीं पाते, बट मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा जार्गन्स इसमें यूज नहीं करूंगा, मैं बहुत ज्यादा इन डेप्थ पे नहीं जाऊंगा। जो एक सुपरफिशियल लेवल पे जो काम होता है उसको समझना जरूरी है, उसके बाद इस फॉर्मूले को हमें यूज करना है। ईओक्यू हम स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं दैट यू ऑल हैव योर पेन एंड पेपर विद यू, राइट? ओके, सो ईओक्यू को समझने के लिए मुझे 2 चीजें समझना पड़ेगा। मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगेन मैं एक डीलरशिप का एग्जांपल दे रहा हूं। लेट्स से कि आपकी एक डीलरशिप है, चाहे वो कार की है या बाइक्स की है। अगर मैं कार की भी डीलरशिप की बात कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप हजारों कारें एक जगह पे रख सकते हो, नहीं रख सकते। आपकी एक लिमिट है। कार के शोरूम के और कार के गोदाम की भी बहुत ज्यादा पैसा लगता है, महंगा होता है, होल्डिंग कॉस्ट कहते हैं इसको। और अब अगर इस कॉस्ट को मुझे कम रखना है, तो मैं जितना कम हो सकता है उतना कम इन्वेंट्री रखूंगा। मे बी सारी गाड़ियों की एक एक मैं रख लूंगा ताकि मैं दिखा सकूं, और फिर मैं बोलूंगा ठीक है 1-2 दिन में आ जाएगा प्रोडक्ट। कई बारी ये नहीं चलता। आप किसी अपने परचून की दुकान पे जाओ, जो आसपास कोई भी जो नुक्कड़ स्टोर जिसे हम कहते हैं, आप अगर जाते हैं और आप रेगुलर कस्टमर है उसके, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आपने मांगा और उसके पास नहीं है उस दिन, वो कभी आपको मना नहीं करेगा। वो बोलेगा आप रुको, मैं सामान भेजता हूं। वो किसी को भेजेगा, सामान मंगाएगा, और फिर वो सामान आपको दे देगा। आपने कितनी ही बार इसको एक्सपीरियंस किया होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो सामान आपको दे रहा है, हो सकता है आपको डिस्काउंट में दे रहा है, बट उसको शायद डिस्काउंट में नहीं मिल रहा, बट वो कभी भी आपको कस्टमर एज ए कस्टमर लूज नहीं करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर एक्विजिशन इज ए ह्यूज कॉस्ट, तो इसलिए कस्टमर को रिटेन करना जरूरी है। अब यह रिटेंशन की जब पॉलिसी की बात आती है, अब कारें हैं, अब मुझे पता है कि मेरी जो शोरूम है वो शोरूम 20 कारें एट ए टाइम वो हैंडल कर सकता है। अब कारों की सेल जा रही है, जब कार की सेल जा रही है, अगर ये 20 है तो मेरी इन्वेंट्री कम होनी शुरू होती है, तो मैं कम आ रहा हूं। अब एक ऐसा लेवल आएगा जब मुझे सोचना पड़ेगा ना कि अब मैं कारों को ऑर्डर दे दूं। भाई लेट्स से मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे पास कारों को पहुंचने में, चेन्नई से दिल्ली पहुंचने में 10 दिन लग जाएंगे थ्रू ट्रांसपोर्ट। तो इसका मतलब है मुझे 10 दिन पहले ऑर्डर करना पड़ेगा, मेक श्योर कि मेरी इन्वेंट्री जीरो ना हो। और अगर मेरी इन्वेंट्री जीरो नहीं है, मैं ये भी मेक श्योर करना चाहूंगा कि जितने लोग गाड़ी खरीदने आ रहे हैं उनको मैं वापस ना भेजूं। सो विच मीन्स मे बी मैं 15th डे पे, डिपेंडिंग ऑन कि मेरे पास कितनी कारें हैं, लेट्स से 15th डे पे मेरे पास 10 कार्स बची हुई हैं, मुझे अब 10 कार का ऑर्डर देना, तो मैं 15 डे पे दे दूंगा ना कार का ऑर्डर। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट है कि कार का ऑर्डर कब करना है, कितना मुझे रोकना है, इसको हम लीड टाइम कहते हैं, और ये सारी चीजें हम ईओक्यू से समझेंगे।
अब आप इन एडवर्टीजमेंट्स को देखो, क्या लिखा है इसके अंदर, अवर इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ 35,000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, होम इंप्रूवमेंट सप्लाईज एंड लॉन एंड गार्डन प्रोडक्ट्स। क्या बात कर रहे हैं, 35 डिफरेंट प्रोडक्ट्स की बात करें, यूनिट्स की बात करें। वी करंटली ऑफर थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन आवर ऑनलाइन स्टोर, हम नंबर्स की बात कर रहे हैं। वी ऑफर अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख मोर प्रोडक्ट्स थ्रू आवर स्पेशल ऑर्डर सर्विसेज। अब आप देखो, ये मार्केटिंग है, बट मार्केटिंग में ये इन्वेंट्री की बातें कर रहे हैं। इससे पता लगता है कि हम कितने बड़े लेवल पे हम ऑर्डर्स को सप्लाई कर सकते हैं। देखो, आप लोगों ने ई कॉमर्स पढ़ा होगा, ठीक है ना, आप लोगों ने मोबाइल कॉमर्स पढ़ा होगा, हम ई कॉमर्स मोबाइल कॉमर्स पढ़ते चले आए हैं। एक और चीज पता है, Amazon और फ्लिपकार्ट पिछले 15-20 साल से हमारे इंडिया में मेहनत करे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रहे, बहुत मेहनत कर रहे हैं वो ई कॉमर्स को घर घर ले जाने में। सडनली एक कंपनी आई और उसने इन सारे मेहनत को खत्म कर दिया। आपको पता नहीं लग रहा, बट क्विक कॉमर्स जो है उसने इन सब चीजों को एक तरीके से रोक लगा दिया। ये जो कंपनी है जिसको हम क्विक कॉमर्स कहते हैं, जो ब्लिंकिट की अगर आप बात करो या एक दो और कंपनीज हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप ऑर्डर दो और 10 मिनट में आपको ऑर्डर मिल जाएगा। मुझे नहीं पता कैसे करते हैं। मैं अपने घर का अगर एग्जांपल दूं, मैं 6th फ्लोर पे रहता हूं, मेरे सोसाइटी में करीब 3,000 फ्लैट्स हैं, मेरे सोसाइटी में करीब 30 टावर्स हैं। किसी भी गेट से मेरे सोसाइटी तक आने में 2 से 3 मिनट लग जाता है। उसके बाद नीचे आपको गार्ड के पास परमिशन लेना है, बाहर गार्ड के पास परमिशन लेना है, उसके बाद आपको लिफ्ट पकड़ के ऊपर आना है, 6th फ्लोर पे आना है। ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं 24th फ्लोर पे नहीं रहता, मैं 6th फ्लोर पे रहता हूं। उसके बावजूद भी मुझे समझ में नहीं आता कि जैसे मैं ऑर्डर करता हूं, विद इन 10-12 मिनट्स मेरे घर में ऑर्डर कैसे पहुंच जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये प्योरली इंडियनाइज्ड कॉन्सेप्ट है, ये इंडिया ने इस कॉन्सेप्ट को दिया है। इसको हम कहते हैं क्विक कॉमर्स, जिसने ई कॉमर्स की ना बैंड बजा दी। अब आप देखो, फ्लिपकार्ट हो, Amazon हो, ये सब क्विक कॉमर्स की तरफ भागे चले आ रहे। क्लियर है? अब ये कैसे हो पा रहा है? इसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री का कमाल, सप्लाई चेन का कमाल। इन लोगों ने डार्क स्टोर्स बनाए हैं, फिर कभी हम बात करेंगे डार्क स्टोर पे, या आप इंटरनेट पे जा सकते हो, पढ़ सकते हो। बहुत मजेदार चीज है कि किस तरीके से इतनी बेहतरीन कंपनीज को सडनली एक या दो कंपनी ने हिला के रख दिया, और सिंपल अपने सप्लाई चेन के तरीके से, फास्ट है, क्विक है, और वो चीजें दे रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। 50,000 का एक्सबॉक्स दे देते हैं वो लोग, फोन देना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। आप बाकी चीजें सुनो, कह 10 मिनट में फोन दे देंगे, गहने भी हो सकता है दे दें। मैं तो यार वेट कर रहा हूं किस दिन वो कार मेरे घर पहुंचा देंगे 10 मिनट में। या मैंने ऑर्डर करी और वहां मेरे घर में कार विद रजिस्ट्रेशन आ जाए तो मजा ही ना आ जाए। बट हाँ, ये दुनिया होने वाली है, और ये सारी जो दुनिया है, सारी दुनिया के पीछे एक ही कॉन्सेप्ट है, वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और भी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सिंपल यही कम करता है, बट हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। इन सारी कंपनीज में ना बहुत ज्यादा हाईली डेटा एनालिटिक्स के लोग काम करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा पे काम करके ये अपने इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं। सो अब हम करते हैं किस तरीके से, अब हम सीखते हैं किस तरीके से हम ईओक्यू को एक्चुअली में कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ईओक्यू क्यों जरूरी है, इन्वेंट्री क्यों जरूरी है। सिर्फ इन्वेंट्री के बेसिस मैंने बताया ना, एक मतलब वर्ल्ड लेवल की कंपनी को हिला दिया, एक छोटी सी कंपनी है, वो भी इंडिया की एक कंपनी है। ईओक्यू को समझने के लिए हमें पहले दो मॉडल समझने पड़ेंगे। एक हम बात करें मल्टी पीरियड मॉडल, रिपीट बिजनेस, मल्टीपल ऑर्डर्स आते हैं। मल्टी पीरियड मॉडल का मतलब है कि जो मैं रॉ मटेरियल ले रहा हूं, जैसे या मैं फिनिश गुड ही ले रहा हूं, सपोज करो मैं डीलर हूं, मैं कारों का ऑर्डर दे रहा हूं, वो मैं मल्टीपल टाइम्स देता हूं, शायद हर महीने 2 बार दे रहा हूं या हर महीने 1 बार दे रहा हूं, तो मल्टी पीरियड मॉडल की बात हो रही है। सिंगल पीरियड मॉडल मतलब सिंगल सेलिंग सीजन, सिंगल ऑर्डर, मैं एक ही ऑर्डर दे रहा हूं, उसको मैं 6 महीने तक बेच रहा हूं। मेरे एसीज हो गए, गर्म कपड़े हो गए, पंखे हो गए, उनको मैं सिंगल ऑर्डर में लेने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ पे मैं कॉस्ट को बहुत ज्यादा कम कर सकता हूँ, मैं इकोनॉमी ऑफ स्केल में काम कर सकता हूँ, बहुत लीड टाइम को कंट्रोल कर सकता हूँ, कॉस्ट को कम कर सकता हूँ। यहाँ पे भी मैं कॉस्ट कम कर सकता हूँ, बट ये अलग दुनिया है, वो अलग दुनिया है। यहाँ मेरी इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ती है, ठीक है, यहाँ पे मुझे कम करना है, क्योंकि ये ज्यादा इन्वेंट्री की डिमांड है। फोरकास्टिंग मेथड से मैं इन्वेंट्री को कंट्रोल करूंगा, और उसके बाद ईओक्यू से मैं लीड टाइम को कंट्रोल करता हूँ। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। ओके, हम मल्टी पीरियड मॉडल को ध्यान देते हैं। मल्टी पीरियड मॉडल में सप्लाई होता है, इन्वेंट्री कितना हाथ में है वो देखते हैं। जैसे जैसे मेरी इन्वेंट्री कम होती है, मैं सप्लायर के पास जाता हूँ, मैं उन चीजों को मांगना शुरू करता हूँ, और ये कस्टमर है, कस्टमर तो नाचगार है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने दे दिया तो ठीक है, आपने नहीं दिया तो किसी और के पास चला जाएगा,
और मुझे एक बहुत पुराना से एक शेर याद आता है, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, कई हैं इस दुनिया में दुकानदार, भाई तू नहीं देगा तो कोई और दे दे, सिंपल, आगे बढ़ते चले जाओ। सो कस्टमर को रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि हम इन्वेंट्री इन हैंड को कभी भी कम ना होने दें, कभी भी कम ना होने दें, विच मीन्स कि मुझे कैलकुलेट करना है कि मेरी डिमांड कैसी है, मेरी फोरकास्टेड डिमांड कैसी है, मेरी सेल्स कैसी चल रही है, एट द सेम टाइम मुझे कितना टाइम लगेगा प्रोडक्ट को रिप्लेनिश होने में। यहां पे मैं रॉ मटेरियल की भी बात कर सकता हूं, यहां पे मैं फिनिश गुड की भी बात कर सकता हूं। सो अगर मुझे देखना है मैं क्या क्वेश्चंस को बात कर रहा हूं, हाउ ऑफन टू रिव्यू, व्हेन टू प्लेस द ऑर्डर, हाउ मच टू प्लेस द ऑर्डर, हाउ मच स्टॉक टू कीप, देखो सारी इंपॉर्टेंट है। मुझे ऑर्डर कब प्लेस करना है, मतलब मेरे पास एक टाइम होना चाहिए ना कि टाइम फ्रेम में वो सामान आ जाए। कितना ऑर्डर प्लेस करना, भाई कितने बिक जाएंगे, दिवाली का सीजन है ज्यादा करोगे, दिवाली का सीजन नहीं है तो कम कर लो, लीन सीजन में हम कम की बात कर सकते हैं। हमें स्टॉक कितना रखना हमारे हाथ में, ये भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा सेल आने वाली है तो मुझे स्टॉक को भी अपने हाथ में रखना है। ये जो सारा कुछ है ये मल्टी पीरियड मॉडल के अंदर आएगा, इसको हम देखते हैं आगे बढ़ के। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं दो और चीजें, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है जब मैं ऑर्डर देता हूं उसकी एक कॉस्ट होती है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर ऑर्डर देने में क्या कॉस्ट होता है, ऐसे नहीं है, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होते हैं, लोग इन्वॉल्व होते हैं, बार बार चेक होता है, सब कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। मतलब हम बहुत बड़ी बात कर रहे हैं यार, हम लोग क्विक कॉमर्स जैसे अगर बात कर रहे हैं या हम लोग बड़े सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं तो उसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट मायने रखता है, इट इज अ कॉस्ट दैट नीड टू बी डिस्कस्ड। होल्डिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री को होल्ड करने की एक कॉस्ट है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, एनर्जी कंजम्पशन है, लोग है, कैमरा है, कोल्ड स्टोरेज अगर है तो उसका एक अलग खर्चा है, पिलफरेजेस है, चोरियां रोकनी है, पता नहीं क्या क्या रोकना है। जितनी इन्वेंट्री कम होगी उतनी आपकी सरदर्दी कम है, उतना आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। इन्वेंट्री ज्यादा मतलब सरदर्दी ज्यादा, बिजनेस में कोई सरदर्दी नहीं लेना चाहता। अब इन दोनों को मुझे ध्यान रखना है, इनकी कॉस्टिंग जब आपने कोर्स पढ़ा होगा उसमें इनको बहुत ज्यादा निटिगिटी में जाके पढ़ा होगा, इन डेप्थ पढ़ा होगा। हम उसको जितना मैंने बताया उतने में ही काफी हमारे लिए, उसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो नेक्स्ट स्लाइड को आप अगर ध्यान से देखोगे, इसमें हम बात कर रहे हैं सप्लायर, रिटेलर और डिमांड की। ठीक है, ये सप्लायर है, मतलब लेट्स से अगर कार की बात करें तो मेरी ये एक रिटेल शोरूम है जहां पे मैं कारें बेचता हूं। डिमांड के हिसाब से सप्लायर मुझे सामान देगा। ठीक है, अब आप देखो डिमांड इज नोन एंड डिटर्मिनिस्टिक, मतलब डी से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, ये यूनिट पर ईयर आता है। डिमांड कितना होगा, टोटल यूनिट, अगर मैं एक साल के लिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये मल्टी पीरियड मॉडल है तो मैं उसको पर ईयर से डिवाइड कर सकता हूँ। महीने की बात करेंगे तो 12 महीने से भी डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, वो अलग यूनिट होगा, यूनिट पे हमें ध्यान देना है, बाद में देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम एस ले रहे हैं और इमीडिएट रिप्लेनिशमेंट, मतलब ऑर्डर कॉस्ट हम क्या होगा कि हमें इमीडिएट रिप्लेनिशमेंट हो जाए, तो वो एस से आ रहा है। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, ये एवरेज इन्वेंट्री इज एच पर यूनिट, हर यूनिट का एक होल्डिंग कॉस्ट होगा। ठीक है ना, इसको हम एक्चुअली में ओवरऑल होल्डिंग कॉस्ट होता है, उसको हम हर यूनिट से डिवाइड कर देते हैं, तो वो एवरेज इन्वेंट्री इज एच पर यूनिट। एंड देन आता है परचेज कॉस्ट, जो कि जो प्राइस है उसको आप उतने यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, वो मेरा परचेज कॉस्ट आता है। इसको आप लिख लो प्लीज, राइट। ठीक है, आई होप आपने डी, एस, एच और सी लिख लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, साइड में लिख के रखना। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अब देखो सिंपल फॉर्मूले बन रहे हैं। अब टोटल कॉस्ट क्या होगा, मेरे टोटल कॉस्ट, देखो आपको इसके अंदर कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक जागरण नहीं समझना है भाई। टोटल कॉस्ट क्या होगा, टोटल कॉस्ट होगा मेरे परचेजिंग कॉस्ट, मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट और मेरे इन्वेंट्री कॉस्ट। ठीक है ना, ये मेरा टोटल कॉस्ट हो गया। नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, नेक्स्ट मुझे निकालना है परचेजिंग कॉस्ट। अब मैं एक एक करके लाता हूं। परचेजिंग कॉस्ट क्या है, टोटल यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, मैं जितना ऑर्डर ले रहा हूं, मतलब एक गाड़ी अगर मुझे 10 रुपए की पड़ रही है और मैं 10 गाड़ियां मंगा रहा हूं तो मेरी 10 इंटू 10 मतलब 100 रुपए मेरी परचेजिंग कॉस्ट होगी। ठीक है, उसके बाद आ रही है ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब उस 10 गाड़ियों को ऑर्डर करने के लिए मेरे कितना पैसा लग रहा है, सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, अब मैं कितने ऐसे ऑर्डर्स दूंगा। अगर मैं हर महीने 10 गाड़ियां मंगा रहा हूं तो एक साल के मेरे 12 ऑर्डर्स हो गए, तो 12 इंटू पर ऑर्डर का क्या कॉस्ट है, सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं इन्वेंट्री कॉस्ट, जो होता है एवरेज इन्वेंट्री इंटू होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना, मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री कितनी है और जो मेरी होल्डिंग कॉस्ट है उससे जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी इन्वेंट्री कॉस्ट आएगी। ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा और आई होप आपने लिख लिया होगा।
नहीं लिखा तो लिख लो इसको। सबसे पहले आपको क्यू समझना पड़ेगा। क्यू को हम क्या ले रहे हैं, लेट्स से वी डिसाइड द ऑर्डर्स इन बैचेस ऑफ क्यू, मतलब हम टोटल जो ऑर्डर्स दे रहे हैं उनको हम बैचेस ऑफ क्यू में ऑर्डर कर रहे हैं। तो मेरा नंबर ऑफ पीरियड्स विल बी डी अपॉन क्यू, जितना डिमांड है और जितने में ऑर्डर्स दे रहा हूं वो मेरा डी अपॉन क्यू आ गया। अब ये क्या है, दिस इज क्यू, इतना मैं ऑर्डर हमेशा दूंगा, राइट। और ये जो सारा सिस्टम आप देख रहे हो, ये जो आप सारा सिस्टम देख रहे हो, यहां पे मैक्सिमम है, यहां मैक्सिमम है, फिर ये कम होता चला जा रहा है, मैं बेचता चला जाऊं कम होता चला जा रहा है, यहां 0 हो गया, फिर मैंने यहां पे रिप्लेनिश कर लिया, ठीक है, मैंने ऑर्डर दिया और रिप्लेनिश हो गया। बट ऐसा तो नहीं है जिस दिन मैं ऑर्डर दूंगा उसी दिन आ गया, और अगर उस दिन कस्टमर्स आ गए तो आप क्या करोगे। लेट्स से आप यहां पे बैठे हो, यहां आपके पास 2 गाड़ियां बची हैं और कस्टमर बोल रहा हूं ये 3 गाड़ियां चाहिए, 4 गाड़ियों का कस्टमर का ऑर्डर आ गया, विच मीन्स कि आप यहां पे कस्टमर को खाली हाथ भेजोगे, अगेन विच इज रॉन्ग। तो ऐसे में क्या करते हैं, मे बी यहां पे कहीं पे मैं ऑर्डर कर दूंगा, ठीक है। अब जब मैं यहां पे ऑर्डर कर रहा हूं तो ये वाला जो टाइम है मेरा, ये वाला जो टाइम है, इतना टाइम, ये मेरा लीड टाइम है। लीड टाइम मतलब इतना टाइम सप्लायर ले रहा है या ट्रांसपोर्टेशन तो जैसे भी आ रहा है, इतना टाइम लग रहा है मेरे पास आने में। अब यहां मैंने ऑर्डर कर दिया और फिर ये खत्म होना शुरू हो गया, जब तक मेरा 0 होगा तब तक मेरे सामान आ जाएगा, विच मीन्स कि मैं स्टॉक आउट नहीं हो रहा, ये ध्यान रखना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और ये आपने लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट में अब मैं ले रहा हूं एवरेज इन्वेंट्री पीरियड, जो कि Q अपॉन 2 है। Q क्या था मेरा, ऑर्डर जो बैचेस में हमें देना है, फिर नंबर ऑफ पीरियड्स, डिमांड जो टोटल डिमांड है उससे मैं डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मेरा पूरे साल का मैं 1000 डिमांड कर रहा हूं, उसको 12 से डिवाइड कर दो, अगर मुझे बैचेस में 10 लेने तो 1000 को 10 से डिवाइड कर दोगे तो वो मेरा टोटल डिमांड का डिवीजन आना शुरू हो जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री जो है वो Q/2 होता है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट में ध्यान दो, नेक्स्ट जो है वो मैं सिंपल फॉर्मूले में आ रहा हूं। टोटल कॉस्ट मेरी क्या थी, परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री कॉस्ट। परचेजिंग कॉस्ट क्या थी मेरी, D इंटू सी, ये हम कर चुके हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो मेरा D/Q इंटू एस होगा। अब D/Q क्या है, आप अगर वापस जाओगे, ठीक है, वापस जाके आप देखो, एक और वापस जाओ, ओके। सो अब मुझे परचेजिंग कॉस्ट मैंने ले लिया, मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है। अब मैं अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं, सो नंबर ऑफ पीरियड ऑर्डर मेरा D/Q आ रहा है, नेक्स्ट करो, ठीक है, इनटू एस आ गया। क्लियर हो गया, सिंपल फॉर्मूला है। सिमिलरली इन्वेंट्री कॉस्ट एवरेज जो आया था, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था, इनटू होल्डिंग कॉस्ट। तो अब इन तीनों को मुझे ऐड कर रहा हूं। अब देखो यहां पे ना थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, मैं आपको नॉर्मल समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत ज्यादा हम लोग इन डेप्थ एंटर नहीं करेंगे। देखो अब अगर मैं Q ले रहा हूं, ठीक है, क्वांटिटी को मैं लेके चल रहा हूं, सपोज करो Q की जगह ये X है एक तरीके से, अगर मैं इसको ले रहा हूं तो ये कैसे आएगा, आप यहां पे 2Q लोगे, ये एलसीएम हो गया, डीसी को मल्टीप्लाई करोगे, डीसी इंटू 2Q होगा, ठीक है ना, प्लस यहां पे क्या होगा 2DS होगा, प्लस यहां पे क्या होगा Q² होगा, राइट। अब आपको समझ में आया ये Q² क्यों आ रहा है। अब मैं इसके बाद सीधा फॉर्मूले में जा रहा हूं, मैं इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि वो आपके स्कोप से बाहर है। तो Q² आपको समझ में आ गया। अब मुझे फाइनल Q का फॉर्मूला लिखना है, नेक्स्ट पेज में मैंने वो दिया हुआ है, देखो आप। सो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता था कि अंडर रूट क्यों आएगा, क्योंकि मेरा Q² आ रहा था 2SD/H, तो ये मेरा फाइनल फॉर्मूला हो रहा है। अगर हम अब क्लिक करेंगे तो मेरा ये फाइनल फॉर्मूला, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया हुआ, आप खुद इसको कर सकते हो, मेरी कोई जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को पॉज करो, पॉज करके आप इस क्वेश्चन को करो। फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, SBH सब दे रखा है, फॉर्मूला आपको पता है और आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन ऑफ EOQ इज डन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो लीड टाइम मैंने आपको वहां पे भी समझा दिया था 2 स्लाइड पहले, बट यहाँ पे मैंने पूरा प्रॉपर करके दिखाया हुआ है। अगर आप थोड़ा सा और इन डेप्थ में जाना चाहते हो तो आपको यहां से भी समझ में आ जाएगा। ये क्या है, देखो ये ऑर्डर कम होता जा रहा है, मतलब ये क्वांटिटी यहां से शुरू हुई, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये कम होता चला जा रहा है। अब मुझे यहां पे ऑर्डर कर रहा हूं, अब इस लाइन में देखो, ये लाइन है, यहां पे मैं ऑर्डर कर रहा हूं, ये जो है मेरा, ये मेरा लीड टाइम है, ठीक है ना। अब ये मुझे टाइम लग रहा है आने के लिए, क्योंकि ये मेरा टाइम है, ये मेरी क्वांटिटी है। तो इस जगह पे मैंने ऑर्डर करा, ये मेरा लीड टाइम है, ये वाला जो जा रहा है,
ठीक है, इतना टाइम मुझे लग रहा है आने में, जैसे मैंने आपको बताया था। तो उस हिसाब से आप इसको अगर ध्यान ध्यान से करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन ईओक्यू का हम कर चुके हैं, बट कई बार ना लीड टाइम निकालना आ जाता है। अगर लीड टाइम निकालना आएगा तो आपको आरओपी पता होना चाहिए और आपको ईओक्यू आना चाहिए। तो आरओपी जो है वो एल इंटू डी होता है, ठीक है, लीड टाइम इंटू डिमांड होता है आपका आरओपी। उसके बाद ईओक्यू आप निकाल चुके हो, आप फॉर्मूले में लगा सकते हो। सो आई होप आपको ईओक्यू के फॉर्मूलेज आप इतनी अच्छी तरीके से कर पाओगे। देखो अब मैंने उसी एग्जांपल को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। पिछली बार ही हमारा जो आंसर आया था वो 548 जो है, ये मेरे पास नंबर आया था कि इतने नंबर्स मुझे ऑर्डर करने हैं, राइट। ये मुझे नंबर ऑर्डर करना है, ये हमारे पास लास्ट टाइम आ गया था। अब बात ये आ रही है कि वो मैं ऑर्डर कब करूं भाई, व्हेन शुड आई गिव ऑर्डर और प्लेस ऑर्डर ऑफ 548 कार्ड्स। वो मेरे पास जो आ रहा है वो निकल के आ रहा है 137 पे। मैंने कैसे निकाला, सिंपल फॉर्मूला था, पीछे से ही फॉर्मूला आपका आ रहा है, R इज इक्वल टू 10/365 इंटू डी। तो ये क्या है 10/365, मतलब 10 डेज आपके पास लीड टाइम है, 10 डेज हर 365 में आपको ऑर्डर करना है। तो वो आपका ऑर्डर आ गया। टोटल नंबर ऑफ डिमांड जो 5000 का है। अब इस डिमांड को पूरा करने के लिए जैसे ही आपका 137 पे जाता है, क्योंकि आपको 548 ऑर्डर करना है, तो जैसे ही 137 पे आता है आपको वो ऑर्डर कर देना है। अब इसका आंसर क्या है, व्हेन द नंबर ऑफ कार्स ऑन द लॉट रीचेस 137, मतलब जैसे ही 137 पे आता है यू शुड गिव द ऑर्डर फॉर द कार। और कितना ऑर्डर करना है, 548। आई होप अब आपको दोनों एग्जांपल से पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। ओके, सो हमने इन्वेंट्री को मैनेज करने का एक मेथड करा जिसको हम ईओक्यू कहते हैं। वो एक तरीका है जो कॉस्टिंग का एक पार्ट भी है। अब हम करते हैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे इन्वेंट्री को मैनेज करा जाता है, कैसे इन्वेंट्री के साथ हम बहुत मतलब इन्वेंट्री को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। सारे जो डिफरेंट इन्वेंट्रीज होते हैं उसको हम एबीसी मॉडल कहते हैं। सो एबीसी मॉडल जो है, एनालिसिस जो है, वो बहुत सिंपल है। It's an inventory management technique that clarifies inventory items into 3 categories, A, B and C based on their importance. Importance में हम लोग पैसा भी लेके आते हैं, कौन सा कितना बड़ा कितना छोटा वो सब भी लेके आते हैं। अब एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ। अगेन मैं कार का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो कार के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जो बहुत महंगी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जिसकी हम इन्वेंट्री रखते हैं, वो है या तो गियर बॉक्स है या फिर उसको हम इंजन कह सकते हैं। सो इंजन और गियर बॉक्स को मैं एक कैटेगरी में रख सकता हूं। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, महंगा है, और किसी भी कार के लिए सबसे अगर इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं तो वो गियर बॉक्स और इंजन है, तो उसको मैं ए में रख सकता हूं। काफी ऐसी चीजें होंगी जिनको मैं बी में रख सकता हूं, जैसे स्टीयरिंग ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, सीट कवर्स ले सकते हैं, सीट्स ले सकते हैं, व्हील्स ले सकते हैं। ये बहुत महंगे नहीं है पर इंपॉर्टेंट है और जगह भी ठीक ठाक से लेते हैं, इनको हम बी कैटेगरी में रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम सी कैटेगरी, जो कि बहुत ही छोटे हैं बट बहुत ही ज्यादा इन नंबर्स हैं। मे बी नट बोल्ट्स की बात कर सकते हैं हम लोग, बटन्स की बात कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा नंबर में है पर उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत कम है। आई होप आपको एबीसी समझ में आ गया होगा। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू एबीसी को कर सकते हैं। ओके, तो आप इसको देखो, जो मैंने अभी आपको बताया वो सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। कैटेगरी ए में हाई वैल्यू आइटम्स हम रखेंगे जो कि अराउंड 70 to 80% ऑफ द टोटल कॉस्ट होता है। इंजन और गियर बॉक्स का एक्चुअली में कॉस्ट इतना ही होगा और वो बहुत ही कम परसेंटेज में होता है, क्योंकि एक ही इंजन होता है, एक ही गियर बॉक्स होता है। 10-20% का टोटल उनका कंजम्पशन होते हैं। उसके बाद फोकस क्या है, टाइट कंट्रोल with regular monitoring, accurate demand forecasting, high investment in storage and security। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है एक कार का, इसलिए वो स्टोरेज के लिए, सिक्योरिटी के लिए, फोरकास्टिंग वगैरह सब कुछ हमें बहुत अच्छा करना पड़ता है। वी कैन नॉट वेस्ट मनी ऑन दीज आइटम्स। बी आइटम जो होते हैं वो मॉडरेट कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं इन्वेंट्री में, जो कि 15 से 20-25% होता है, कभी 30 भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पीरियोडिक रिव्यू कर सकते हैं, रीजनेबल बैलेंस बना सकते हैं। स्टीयरिंग, टायर्स जैसे हैं, टायर्स हमने कभी गुडईयर के ले लेते हैं, कभी आपको कॉन्टिनेंटल के मिल जाएंगे, अलग अलग मिलते रहते हैं, तो वो चलता है उसमें। मतलब बहुत ज्यादा हाई वैल्यू नहीं है, बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम भी नहीं है, बट इनसे वॉल्यूम ज्यादा है और इनसे वैल्यू कम है, राइट। वो टायर्स वगैरह यहाँ ले लेते हैं। थर्ड कैटेगरी में आता है लो कंट्रीब्यूशन टू द टोटल इन्वेंट्री वैल्यू। ठीक है, वैल्यू की बात हो रही है, वैल्यू में ये बहुत कम होता है बट बहुत ज्यादा नंबर्स में होती है।
वैल्यू कम होगा, नंबर ज्यादा होगा, ज्यादा मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है, बल्क ऑर्डर हम दे भी सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, देंगे तो हमें फायदा ही होगा। तो इस तरीके से हम ए बी सी कैटेगरी में हम अपने सारे इन्वेंट्री को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, इसलिए उसको हम एबीसी एनालिसिस कहते हैं, राइट। नेक्स्ट में आप देखो, जो मैं एग्जांपल की बात कर रहा था नेक्स्ट स्लाइड में है। अब जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल ले रखा है कि आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5, आइटम 6, 6 आइटम्स है, एनुअल डिमांड्स हैं, ये एनुअल डिमांड्स है। यूनिट कॉस्ट दे रखा है हमने डॉलर्स के अंदर, एनुअल कंजम्पशन वैल्यू दे रखी है, राइट, और उसके हिसाब से हमने कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया। आई थिंक बहुत सिंपल है। पहले दोनों आइटम को देखोगे कि यूनिट कॉस्ट 100 और 10, मतलब इन सबसे बहुत ज्यादा यूनिट कॉस्ट, और एनुअल कंजम्पशन जो वैल्यू में है बहुत ज्यादा जा रही है, ठीक है ना, तो उसको हमने ए में रख दिया। बीच वाले जो है मॉडरेट है, उनको बी में रख दिया। जो बिल्कुल ही कम है, जिनका यूनिट कॉस्ट बहुत ही कम है, एनुअल कंजम्पशन भी ठीक ठाक है, बट एनुअल डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, उसको हम लोगों ने कैटेगरी सी में डाले। तो आई होप इस एग्जांपल से, और जो मैंने कार का एग्जांपल दी उससे आप लोग इसको समझ पाओगे। ये आप पढ़ लेना, ये इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन है, सप्लायर मैनेजमेंट है, वेयर हाउस ऑर्गेनाइजेशन और बजट एलोकेशन है। सो एबीसी एनालिसिस से आप इन चारों को जो एप्लीकेशन एक तरीके से एबीसी एनालिसिस का, वो इसके कारण होता है। आप इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। इन्वेंट्री ऑप्टिमाइज करने के बाद सप्लाई मैनेजमेंट होता है कि कितना माल मंगाना है, कितना नहीं मंगाना है, फोरकास्टिंग के हिसाब से आप डिमांड में जा सकते हो। वेयर हाउस की ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो, क्योंकि अगर बहुत महंगे सामान है तो उसमें सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी, सेफ्टी की जरूरत पड़ेगी, उस हिसाब से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो वेयर हाउस को, बजट को भी एलोकेट कर सकते हो। सो ये एबीसी एनालिसिस है। मैंने बहुत ही छोटे में समझाया, बट अगेन इट्स अ वेरी बिग टॉपिक। ये ऑपरेशन मैनेजमेंट में, सप्लाई चेन के अंदर बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसको हम कहते हैं स्टॉकिंग। हम किस तरीके से स्टॉक कीपिंग करते हैं, ठीक है। आपने लीफो फीफो पढ़ा होगा, आपने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे। अगेन आपको लगेगा कि सर ये तो काफी चीजें ना ओवरलैप हो रही है, हमने ये अकाउंट्स में भी पढ़ा है। बिल्कुल पढ़ा होगा ये, क्योंकि ये कॉस्ट फंक्शन है इसलिए इसको अकाउंट्स में पढ़ाया जाता है। सो स्टॉक कीपिंग क्या होता है, देखो सिंपल डेफिनेशन है। स्टॉक कीपिंग रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग इन्वेंट्री इन अ वे दैट एंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। इस तरीके से हम इन्वेंट्री को मैनेज करें कि गुड्स की अवेलेबिलिटी हो मिनिमम कॉस्ट में और जल्दी मिल जाए, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्टॉक लेवल्स, इंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड प्रिपेयरिंग फ्लक्चुएशन ऑफ डिमांड। सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ के जरूर सुनाया, बट हम एक एक चीज को पढ़ चुके हैं। ये फ्लक्चुएटिंग डिमांड को मिटिगेट करता है, जल्दी मिल जाए, ऐसा ना कि मिलने में टाइम लगे, रखने में बहुत ज्यादा मेहनत ना लगे, सिक्योरिटी सेफ्टी से कॉस्टिंग ना बढ़े। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है स्टॉक कीपिंग में। स्टॉक कीपिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो भी आपको अगेन पुराने वाले में से ही मिल जाएगा। ऑलमोस्ट सभी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के जितने भी इंपॉर्टेंस है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। प्रिवेंट स्टॉक आउट्स एंड ओवर स्टॉक, एनहांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अगर टाइमली कस्टमर को सामान मिलेगा तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा। ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री कॉस्ट, हम इन्वेंट्री कॉस्ट को बहुत ही कम लाने की कोशिश करते हैं। इंप्रूव्स ऑपरेशन इफिशिएंसी, अगर हमने स्टॉकिंग अच्छी करी तो कोई चीज, सपोज करो आपने रैक्स लगा रखे, रैक्स में कोई चीज कहीं पड़ा, कोई चीज कहीं पड़ा, अगर मैंने नाम रख के नहीं रखा तो मैं कैसे लाऊंगा, और अगर मैंने सबको नाम रख के रखा हुआ है तो मेरी जो ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री कॉस्ट है, जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो कम रहेगी। नेक्स्ट आप देखो, इंप्रूव्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। सो ये सारा देखो, बार बार हम एक ही चीज की बात कर रहे हो। अगर आपको शुरुआत वाले जो हमने कॉन्सेप्ट की बात करी थी इन्वेंट्री में, वो समझ में आ गया होगा, तो आपको ये सब भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैंने 2-3 स्लाइड्स और एंटर करे हैं आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर पेपर में कभी आता है तो आप इनको यूज कर सकते हो। जैसे की कंपोनेंट्स क्या है आपके, की कंपोनेंट्स ऑफ स्टॉक कीपिंग। आप क्या करोगे, आप स्टॉक्स की रिकॉर्ड्स रखोगे। आप जो स्टॉक्स की रिकॉर्ड है, जो इन्वेंट्री है, उसको आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं रखना चाहोगे, या तो वो आपके ईआरपी सिस्टम में होगा, नहीं तो आप एक्सेल में रखोगे, नहीं तो पेपरमैन में तो रखोगे ही रखोगे। जो टूल्स यूज होते हैं स्टॉक कीपिंग के, जिसको हम एसक्यूज कहते हैं, वो इजी होते हैं ट्रैकिंग के लिए, ठीक है। आज के डेट में यहाँ पे हम लोग आरएफआईडी वगैरह भी यूज कर रहे हैं, राइट। स्टॉक लेवल्स, मिनिमम स्टॉक लेवल मेंटेन करना जरूरी है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का भी पता होना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक लेवल पे आप बैठे हो और आप फिर आपने ऑर्डर दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। मिनिमम स्टॉक लेवल पे बैठे हो और आपने ऑर्डर नहीं दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो स्टॉक लेवल्स पता होना जरूरी है। रिकॉर्ड लेवल, स्टॉक मूवमेंट, स्टॉक का फ्लो कैसे है, कितने टाइम में आएगा, फ्लो के टाइम पे तो कोई इश्यू नहीं हो रहा। स्टॉक की वैल्यूएशन, फीफो लीफो, ये सारे आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा।
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट। आपको पता है आप फीफो लीफो से पैसे भी कमा सकते हैं। कई ऐसे कंपनीज हैं जो जिस समय मार्केट डाउन होता है ना उस समय वो इन्वेंट्रीज ले लेते हैं। उन्हें पता है कि आगे जाके मार्केट बढ़ेगा, अगर वो मार्केट बढ़ेगा तो अपनी प्राइस हाई कर सकते हैं, बट उनके पास रॉ मटेरियल तो पहले से ही है जो कि लो कॉस्ट पे है। तो ये जो डिफरेंस है जब मार्केट बढ़ रहा है और आपने पहले से ही स्टॉक करा हुआ है, इस डिफरेंस में आप फायदा भी कर सकते हो। तो काफी ऐसा देखा गया कि लीफो फीफो में काफी लोग होते हैं जिनकी अकाउंटिंग अच्छी है, जो बिजनेस को बहुत अच्छा समझते हैं, वो इससे भी प्रॉफिट बनाते हैं। उसके बाद स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑलमोस्ट सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं जो की कंपोनेंट्स है। हाँ, क्वेश्चन की कंपोनेंट्स का आता है, आएगा तो आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। अब हम बढ़ते हैं लास्ट स्लाइड पे। ये जो लास्ट स्लाइड है ये हम बात कर रहे हैं स्टॉक कीपिंग मेथड्स की। दो ही तरीके के मेथड्स होते हैं, मैनुअल होगा और ऑटोमेटिक होगा। उसके अंदर फर्दर बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। जो मैनुअल होता है वो आपको पता है, पेपर पेन लिया, जो भाई का था हम लिखते थे, सारा नोट करना स्टार्ट करते थे, कितना सामान आया, कितना सामान गया, किसको गया, कब गया, तो वो सारा आप यहाँ पे रिकॉर्ड करते हो। ऑटोमेटेड में आज के डेट में हम लोग ईआरपी यूज कर सकते हैं, आरएफआईडी यूज करते हैं, उससे भी ईआरपी में डेटा चला जाता है। तो ये डेटा सेंट्रलाइज हो जाता है। सेंट्रलाइज होने से फायदा ये है कि हमें रियल टाइम ट्रैकिंग हो जाती है। सो ये आपका सारा है स्टॉक कीपिंग मेथड्स। और अब हम लास्ट में आ रहे हैं इस यूनिट के, जिसको हम कहते हैं चैलेंजेस ऑफ स्टॉक कीपिंग। मेरे ख्याल से आप खुद ही मुझे बता दोगे कि सर अरे ये चैलेंजेस होंगे, क्योंकि हम इतना कर चुके हैं इन्वेंट्री के बारे में कि चैलेंजेस अब आपको पता होना चाहिए। देखो, पहला चैलेंज क्या, इनएक्यूरेट डेटा। अगर मुझे कुछ चाहिए और वो स्टॉक में नहीं है और मेरा डेटा कहता है कि है, तो इश्यू आ जाएगा ना। सो चैलेंजेस क्या है, मेरे पास अगर डेटा ठीक नहीं है तो मेरे लिए इश्यू आएगा। डिमांड फ्लक्चुएशन, कभी डिमांड ज्यादा होगी, कभी डिमांड कम होगी, और अगर मैं रिकॉर्डिंग ढंग से नहीं कर रहा हूं स्टॉक कीपिंग, तो डिमांड फ्लक्चुएशन के टाइम पे मैं सफर करूंगा। स्टोरेज इशू, ऑब्सोलेंस, स्टोरेज इशू, स्पेस का इशू, उसमें हमने वहां पे देखा था कि मिनिमम और मैक्सिमम लेवल हमें मेंटेन करना चाहिए। ऑब्सोलेंस, कोई चीज हमारे पास बहुत पुराना पड़ा हुआ और वो खत्म होने वाला है मार्केट से, तब मैं लीफो फीफो वाले कॉन्सेप्ट में आऊंगा। ठीक है, तो जो पहले मैंने लिया और मुझे पता है वो खत्म होने वाला, आउटडेट होने वाला, भाई उसको पहले निकाल दो, राइट। तो उसमें मैं लिफो फिफो वाले कॉन्सेप्ट में आऊंगा। कॉस्ट मैनेजमेंट, ऑब्वियसली बैलेंसिंग, होल्डिंग, ऑर्डरिंग, स्टॉक आउट, कॉस्ट रिक्वायर्ड, ये सारी चीजें ध्यान से करना पड़ता है कि भाई मेरी कॉस्टिंग भी ठीक रहे, आने जाने का भी कॉस्ट है, सब कुछ है। और ये जो चीज है यहां पे हम ईओक्यू यूज करते हैं। तो अब देखो ईओक्यू हर जगह यूज हो रहा है, हर जगह यूज हो रहा है। सो इसी तरीके से हम इन्वेंट्री को बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जितने अच्छी तरीके से आप इन्वेंट्री को मैनेज करोगे उतना ही आपकी कॉस्ट कम होगी और उतनी ही आपकी प्रॉफिट बढ़ेगी। थैंक यू।